Good morning, friends. Let's start with today's lecture. Today's lecture is all about particle nature. Particle nature of electromagnetic radiation. Electromagnetic radiation. ये जो थियरी है उसको प्लैंक ने समझाया था, इसलिए उसको बोलता है प्लैंक क्वांटम थियरी. प्लैंक्स क्वांटम थियरी. ठीक है. सो प्लैंक नाम के एक साइंटिस्ट हैं. इसके रिलेटेड 19th सेंचुरी में, वो फिज़िक्स साइंटिस्ट था, 19th सेंचुरी में इसके रिलेटेड बताया था. इन 19th सेंचुरी फिज़िक्स साइंटिस्ट था एक्चुअली वो. ठीक है. और उसने इसके रिलेटेड थोड़ा बहुत बताया, तो उसके रिलेटेड अभी अपन देखते हैं कि क्या बताया था. ठीक है. तो द पोस्टुलेट्स ऑफ दैट साइंटिस्ट, उससे ही स्टार्ट करते. तो पहला उसने ये बताया, जैसे प्लैंक्स क्वांटम थियरी आती है तो आपको ये बताना 19th सेंचुरी में फिजिक्स साइंटिस्ट प्लैंक करके उसने क्वांटम थियरी के रिलेटेड बताया. ये तो आपको लिखना ही है. ठीक है. और साथ साथ में क्या लिखना है, उसके पोस्टुलेट से स्टार्ट करना है. तो पहला पोस्टुलेट उसने ये बताया, द नेचर ऑफ emission of radiation from hot bodies black body radiation. समझाता हूँ क्या है ये. पहले ये समझो क्या बोला. द नेचर ऑफ एमिशन, जो एमिशन होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए एमिशन से पहले कि ब्लैक बॉडी क्या होती है. आपको ब्लैक बॉडी क्या होती है पहले पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय द ब्लैक बॉडी. ओके. एंड ब्लैक बॉडी के रिलेटेड अभी हम देखें तो एक और चीज़ है कि जो लाइट्स को, ब्लैक बॉडी का मतलब यानी हॉट बॉडी या ब्लैक बॉडी का मतलब क्या, जैसे कोई भी बॉडी है, कोई भी मेटल का टुकड़ा है. ठीक है. अगर उसके ऊपर हम लाइट डालते हैं, व्हेन वी आर गिविंग सम लाइट एनर्जी, तो वो लाइट एनर्जी है वो एब्जॉर्ब करना चाहिए. वो क्या करना चाहिए, एब्जॉर्ब्स करना चाहिए. और एब्जॉर्ब्स करके वो लाइट एनर्जी को एमिट भी करना चाहिए. लाइट एनर्जी को क्या करना चाहिए, एमिट भी करना चाहिए. ठीक है. तो उसके रिलेटेड ये नेचर ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडी, यानी जो भी मेटल की बॉडी या कोई भी बॉडी है उसमें से लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होनी चाहिए और बाहर भी निकलनी चाहिए. ठीक है. तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं. कौन सा लेते हैं. व्हेन सॉलिड इज हीटेड, जैसे मैं बात करूँ कि व्हेन सॉलिड इज हीटेड, हम कोई भी सॉलिड ले सकते हो. उसके रिलेटेड आप कोई भी सॉलिड उसके अंदर ले सकते हो. ठीक है. तो सॉलिड अगर बात करो तो सॉलिड के रिलेटेड आप कोई भी ले लो. कोई एनी आयरन लेते, चलो आपके बुक में आयरन दिया गया, तो व्हेन सॉलिड आयन, वो सॉलिड आयन है, उसका एक टुकड़ा है, ये एक टुकड़ा है ऐसा मानो. ठीक है. अब वो टुकड़े को हम क्या कर रहे हैं, उसको हीट कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं, वो सॉलिड आयन को हम हीट कर रहे हैं. दिस सॉलिड आयन उसको हम क्या कर रहे हैं, हीटअप कर रहे हैं. जैसे ही हम हीट देंगे तो हीट देने के बाद सबसे पहले वो कन्वर्ट होगा रेड में. वो किस में कन्वर्ट होगा, वो पार्टिकल जो आयरन का जो था वो रेड में कन्वर्ट होगा. क्यों, हमने हीट दिया तो वो रेड में हुआ. ठीक है. अब बाद में क्या होगा कि हम उसको ज़्यादा गर्म करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो एट एंड ऑफ द डे बीच का सिचुएशन आएगा वो फिर वाइट में कन्वर्ट होगा. ये जो रेड वाला था वो फिर वाइट बनेगा. कब, हीट बढ़ाते जाओ तो वो वाइट में कन्वर्ट होगा. और हीट बढ़ाते जाओ. अगर आपने और हीट बढ़ा दी तो आप समझ लो कि और हीट बढ़ाने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा.
और हीट बढ़ाते जाओगे, एक्सट्रीम हीट करोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको पता है ब्लू है, तो ब्लू का हमने ऑलरेडी देखा था वेबग्योर में, क्या देखा था कि अगर ब्लू है तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन गो फ्रॉम द लोअर फ्रीक्वेंसी टू हायर फ्रीक्वेंसी। सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, सबसे पहले का क्या था, आयरन का टुकड़ा था पहले, फिर रेड हुआ तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, लो फ्रीक्वेंसी होगी, लो म्यू होगा, और उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, हायर म्यू होगा, हायर फ्रीक्वेंसी होगी। तो लोअर फ्रीक्वेंसी से लेकर हायर फ्रीक्वेंसी तक ये चलता है। तो आपको ये समझाने का था नेचर ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडीज, यानी पहले वो क्या दिखता था, सिंपल आयन, फिर गर्म किया तो रेड के बाद वाइट के बाद ब्लू, लेकिन ये लिखना है द नेचर ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडीज, दैट इज नथिंग बट द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, अब नेक्स्ट जाते हैं तो हमको पता है दूसरा हमको क्या बी क्या लिखना है प्लैंक्स थियरी में, प्लैंक थियरी में ये लिखना है, पहले मैं लिख लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस when radiation strike, यानी ये क्या टॉपिक बोल रहा है, ये टॉपिक हमको ये समझा रहा है कि जब आप इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन करोगे, यानी कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन दोगे, तो फिर आगे प्रोसेस स्टार्ट होगा। कैसे होगा मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपको मैं बताऊँ कि देखो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल है ना, तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही कोई मेटल का सरफेस है, अगर यहाँ पे आप कोई भी इलेक्ट्रॉन यानी कोई भी लाइट या कुछ भी बीम मारोगे, लाइट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही मारोगे उसके अंदर से रेडिएशन स्ट्राइक होगा और यहाँ से फिर एमिट्स होंगे। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको लिखना है। फिर सी पॉइंट लिखना है वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी of solid as a function of temperature। ठीक है, फिर डी पॉइंट लिखना है। यहाँ पे तो सिंपल है, हीट कैपेसिटी, जो हीट कैपेसिटी में चेंज होगा वो टेम्परेचर में भी चेंज करेगा, कोई है नहीं। ठीक है, और लास्ट पॉइंट जो आपको लिखना है, जो बोहर ने बताया था, लाइन स्पेक्ट्रा, वो पीछे आएगा अभी, बोहर का मॉडल, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स विथ स्पेशल रेफरेंस टू हाइड्रोजन, स्पेशल रेफरेंस टू हाइड्रोजन। तो आपको अगर प्लैंक थियरी पूछी जाए तो ये ए बी सी और डी इतना लिखना है। ठीक है, इतना आपको लिखना है, ए बी सी डी, इतने पॉइंट्स आपको रेडिएशन के बारे में लिखने हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट जाते हैं तो हमको ये पता चलेगा, एक अपन ग्राफ ले लेते हैं, जो बॉडी वाला जो आपने देखा है एंड पार्टिकल वाला, उसके रिलेटेड आपकी बुक में एक ग्राफ भी दिया गया है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या होता है। ठीक है, तो एक साइड लेते हैं इंटेंसिटी और दूसरी टाइप लेते हैं वेवलेंथ। क्या लेते हैं, वेवलेंथ। ठीक है, चलो अब इंटेंसिटी की बात करते हैं। तो स्टार्टिंग में टेम्परेचर कैसा था याद करो, पहले हीट दिया वो जैसे टेम्परेचर T1 है, तो टेम्परेचर T1 के हिसाब से वेवलेंथ आपको कुछ मिलेगी। ठीक है, यानी इंटेंसिटी हाई तो होगी, लेकिन उस हिसाब से अगर अपन देखने जाए तो स्टार्टिंग में टेम्परेचर क्या रखेंगे अपन, T1 रखेंगे, वही टेम्परेचर आगे जाके क्या होगा, T2 होगा। ठीक है, वही टेम्परेचर आगे जाके T2 होगा। ओके, सो T2 इज़ ग्रेटर देन T1, यानी T2 क्या है, ग्रेटर देन T1 है। सो टेम्परेचर T2 होगा और पहला होगा T1।
तो देखो T2 में पीक पहले मिल जाता है, T2 में पहले पीक मिल जाता है और T1 में थोड़े पीछे पीक मिलता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो आपको इंटेंसिटी जल्दी मिल जाएगी, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से इंटेंसिटी आपको ज़्यादा मिल जाती है। ठीक है, तो वो थोड़ा उसके रिलेटेड है। और प्लैंक ने एक चीज़ बताई थी ये कि द एनर्जी ऑफ अ क्वांटम रेडिएशन is proportional to the frequency यानी जो एनर्जी होती है वो प्रोपोर्शनलिटी में होती है फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी हमने म्यू लिया था, पता है, तो E इज़ प्रोपोर्शनल टू म्यू। ठीक है, अगर प्रोपोर्शनलिटी निकालोगे तो आएगा H म्यू, जहाँ पे H क्या है, H है प्लैंक्स कांस्टेंट। अब प्लैंक्स कांस्टेंट यानी H की वैल्यू क्या है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। सही है, तो ये वैल्यू याद रखनी है, ये एग्जाम में देते नहीं है कभी कभी, ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी H की। ठीक है, और E इज़ नथिंग बट दी व्हाट, E इज़ नथिंग बट दी रेडिएशन एनर्जी। ठीक है, तो E इज़ नथिंग बट दी रेडिएशन एनर्जी। ओके, सो ये थियरी के बाद क्या हम बोल सकते हैं, व्हाट इज़ द कंक्लूजन? कंक्लूजन इज दैट with this theory Planck was able to explain the distribution of intensity in the radiation from black body as a function of frequency, This is the concluding remark given by Planck. ठीक है, ये जो थी वो कंक्लूडिंग रिमार्क उसने दी थी। ठीक है, और ये बात और इसने बताई ये कि वेवलेंथ जो होती है वो डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट मिलेगी, डिफरेंट टेम्परेचर पे क्या मिलेगी, डिफरेंट। ठीक है, तो ये चीज़ उसने कंक्लूजिंग रिमार्क में इतनी चीज़ बताई। ठीक है, तो ये प्लैंक्स क्वांटम थियरी, ये सब कुछ आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना है जिससे आपको पूरे मार्क्स मिल सके अगर पूछे जाए तो। ठीक है, नाउ लेट्स गो ऑन टू द इम्पोर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज़ नथिंग बट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके रिलेटेड अभी हमको समझना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड यू कैन से इम्पोर्टेंट टॉपिक। लेट्स गो विद दैट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का देखते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पहले अपन देखते हैं कि उसका डायग्राम कैसे बनता है। ठीक है, डायग्राम अगर समझ लिया तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से समझना। चलो ये कैथोड रे ट्यूब जैसे ट्यूब ले लेते हैं अपन। ठीक है, फिर एक जगह नेगेटिव और एक जगह पॉजिटिव, यहाँ पे लेते हैं नेगेटिव और यहाँ पे लेते हैं पॉजिटिव। बुक में अलग लिया है, बुक में यहाँ पे पॉजिटिव है। मेरी फिगर ड्रॉ करना, मैं आपको सब एलिब्रेट अच्छे से करूँगा इसलिए। ठीक है, चलो
हमेशा याद रखेगा, नेगेटिव के साथ नेगेटिव, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव लगना चाहिए, अलग नहीं लगने चाहिए ना, वरना ब्लास्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे ए मीटर, ए मीटर किसके लिए कि यहाँ से कुछ करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपका वजन बड़ा है तो आप कैसे करोगे, वजन कांटे पे बैठ जाते हो ना, वैसे करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो कौन बताएगा, ए मीटर। इसके अंदर एक नीडल होगी, अगर नीडल डिफ्लेक्शन दिखाती है, इधर उधर होती है ना, तो करंट फ्लो हो रहा है, इसलिए हमने रखा है ए मीटर। ठीक है, चलो अब जाते हैं यहाँ नेगेटिव। नेगेटिव पे क्या है, नेगेटिव टर्मिनल पे यहाँ पे एक क्या है, यहाँ पे एक है मेटल सरफेस। क्या है, मेटल सरफेस, उसको हम बोलेंगे मेटल सरफेस। अब मेटल सरफेस की हम बात करें तो मेटल सरफेस पे हम क्या करेंगे, मेटल सरफेस पे हम करने वाले हैं रेडिएशन। क्या करने वाले हैं, रेडिएशन। हम क्या देने वाले हैं, रेडिएशन। क्या देने वाले हैं, रेडिएशन। क्या देने वाले हैं, रेडिएशन। लेकिन रेडिएशन कितने का होना चाहिए, रेडिएशन सूटेबल फ्रीक्वेंसी। कोई भी सूटेबल फ्रीक्वेंसी हो, ऐसा ही रेडिएबल लेने का। हाँ भाई, सूटेबल फ्रीक्वेंसी, ऐसा नहीं कि वो फ्रीक्वेंसी मैच ही ना होती हो। सूटेबल फ्रीक्वेंसी का कुछ रेडिएशन किसके ऊपर देंगे, मेटल डिटेक्टर यानी मेटल सरफेस पे देंगे। जैसे ही मेटल सरफेस पे देंगे, यहाँ पे हम एक ले लेते हैं डिटेक्टर, यहाँ पे हम ले लेते हैं डिटेक्टर, इसको क्या बोलेंगे, डिटेक्टर, जो डिटेक्ट करेगा। ठीक है, सो मेटल सरफेस के ऊपर हमने सूटेबल फ्रीक्वेंसी डाली। जैसे ही सूटेबल फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन हमने अप्लाई किया, यहाँ से प्रोसेस क्या स्टार्ट हुई, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने स्टार्ट हो गए, इलेक्ट्रॉन निकलने स्टार्ट हो गए। वो इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ जाने लगे, यहाँ जाने लगे। कहाँ जाने लगे, डिटेक्टर पे जाने लगे। अब बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, देखो पहले हमने रेडिएशन दिया, फिर यहाँ से रेडिएशन देने के बाद इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ और डिटेक्टर के पास गए। डिटेक्टर पे पास जाने की वजह से क्या हुआ पता है, पूरा फ्लो हुआ, पूरी क्लोज साइकिल हो गई, क्लोज साइकिल हो गई, यानी इसके अंदर करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। यानी ए मीटर था, उसने डिफ्लेक्शन बताया, ऐसे ऐसे हुआ, ए मीटर की जो नीडल थी वो इधर उधर हुई, जिससे पता चला कि अगर हम रेडिएशन किसी भी मेटल को दे रहे हैं सूटेबल फ्रीक्वेंसी का, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट होके वहाँ से मेटल सरफेस से होके डिटेक्टर के पास जाते हैं। और जो ये फिनोमिना है उसको बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आपको पहले लिखना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। ठीक है, तो पहले तो मैंने आपको पूरा समझा दिया कि क्या था। अब मैं लिखता हूँ कि when electrons were ejected on certain metal surface, मेटल सरफेस से ऊपर डालो, कोई भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन एग्जांपल उसके रिलेटेड क्या ले सकते हो, रेडियो एक्टिव ही लेंगे अपन। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर लिया जाता है पोटेशियम के, रुबिडियम आरबी एंड सीजियम CS। ये सारे मेटल सरफेस, इसकी ही मेटल सरफेस होनी चाहिए और किसी की नहीं चलेगी। ठीक है, तो उसके ऊपर आप डालोगे एंड क्या करोगे, एंड वेर exposed by beam of light यानी क्या, रेडिएशन विद द सुटेबल फ्रीक्वेंसी जिसको हमने दिया। ठीक है, जैसे ही दोगे तो क्या होगा, क्या किया हमने किया क्या, इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो इजेक्ट हुए। इलेक्ट्रॉन्स कब इजेक्टेड हुए, जब बीम ऑफ लाइट हमको दिया तब इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड होके वहाँ पे चले गए। सो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब लाइट ऑफ बीम मेटल सरफेस पे लगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, इसको बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, और ये डेफिनेशन इतना आना चाहिए, ठीक है। नाउ ऑब्जर्वेशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम देखते हैं, क्या देखते हैं, ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या ऑब्जर्वेशन थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के? सो ऑब्जर्वेशन अगर बात करें तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये था, पहले मैं लिखता हूँ फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, द इलेक्ट्रॉन्स आर ejected from the metal surface as soon as the beam of light strikes the surface, ठीक है। सो क्या होना चाहिए कि पहले समझते थे, इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए मेटल सरफेस से, इजेक्ट तो हुए कैसे, एज सुन एज द बीम ऑफ लाइट, जैसे ही लाइट गिरी यहाँ पे वैसे ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, ठीक है। सो इससे ये पता चलता है कि देयर इज नो टाइम लैग between the striking of light beam and ejection of electrons, उसके बीच में कोई टाइम नहीं है, न्यूट्रल ही है सब, ठीक है। जैसे ही डाला वैसे इजेक्ट हुआ, ठीक है। अब सेकेंड चीज ये आएगा कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ज़्यादा होंगे, कम होंगे, मीडियम होंगे, कितने होंगे। तो जितनी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी इतने होंगे। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ejected is proportional to the intensity of brightness, और इंटेंसिटी भी बोल सकते, ब्राइटनेस भी बोल सकते, लाइट है तो ब्राइटनेस वर्ड भी चलेगा, ब्राइटनेस ऑफ द लाइट, ठीक है। फिर नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट ये है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आप रेडिएशन देखते हो, जब आप सूटेबल फ्रीक्वेंसी, मैंने वर्ड यहाँ पे इसलिए सूटेबल फ्रीक्वेंसी डाला था कि आपको एटलीस्ट यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होके जाए आगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होके इजेक्ट होके जाए, इतनी फ्रीक्वेंसी तो देनी ही है, ठीक है। सो द मिनिमम फ्रीक्वेंसी is required to emit the electron from metal is called as थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मिनिमम फ्रीक्वेंसी इतनी चाहिए, उसके बिना नहीं चलेगा भाई, मिनिमम फ्रीक्वेंसी V0 चाहिए ही चाहिए, ठीक है। उसको बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिससे वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो काइनेटिक एनर्जी लेके यहाँ से लेके यहाँ तक जाए, ठीक है। सो दीज आर दी सम you can say important postulates and important observation, photoelectric effect and Planck's effect, दोनों Planck's quantum theory, दोनों थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना, ठीक है। चलो।